नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 में पाठ का नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो आज हम इस पाठ के अंदर जो समझेंगे वो है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि किताब उल हिंद पर लेख लिखिए। देखिए, किताब उल हिंद जो कि अल बिरूनी के द्वारा लिखित पुस्तक है। अल बिरूनी एक जो है यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी और ये उज्बेकिस्तान का था। और साथ में ये जो है गजनी का शासक था, महमूद गजनी, जिसने भारत पर 17-12 आक्रमण किए थे और जिसका 16वां आक्रमण भारत में जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक का आक्रमण माना जाता है। तो यही गजनी के शासनकाल में अल बिरूनी जो है अफगानिस्तान के अंदर रहा था और उसने फिर जो है भारत के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था और उसने भारत की यात्रा की थी। और उस यात्रा के दौरान उसने भारत में भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, उन सबको देखा और उसको अपने पुस्तकों के इस जो है उल हिंद नामक पुस्तक के बारे में, पुस्तक के अंदर उसने वर्णन किया है। तो उसकी पुस्तक में भारत का वर्णन किस प्रकार से मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। भाषा कौन सी है? तो अरबी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है कि उल हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई, तो अरबी भाषा आपको याद रखनी है। फिर है अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट। कृति यानी पुस्तक या रचना जिसे कह सकते हैं, तो सीधी और सरल भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है, यानी काफ़ी बड़ा है, जो कि हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है जो भारत के संदर्भ में लिखा है, जैसे धर्म और दर्शन की जानकारी, त्योहारों के बारे में जानकारी, खगोल विज्ञान अर्थात आकाशीय पिंड या जो है आकाशीय ग्रहों के बारे में जानकारी, कीमिया, यहाँ पे कीमिया से तात्पर्य है रसायन विज्ञान, रसायन से संबंधित या विश्लेषणात्मक वर्णन भी अल बिरूनी की पुस्तक के अंदर मिलता है। इसके अलावा भारतीय रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन की विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर जो है ये पुस्तक लिखी गई है। और इसमें जो है अल बिरूनी ने तुलनात्मक अध्ययन किया है और जो चीज़ें उसे भारत में बुरी लगी या जो चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगी, तो उसके बारे में भी उसने वर्णन किया है। और वो चाहता था कि उन जो चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगी उसमें वो सुधार करना चाहता था। तो फिर यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि अल बिरूनी की जो पुस्तक है वो कितने अध्याय के अंदर जो है विभाजित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि किताब उल हिंद है वो 80 अध्याय के अंदर है वो विभाजित की गई है। हालांकि सामान्यतः हमेशा नहीं, लेकिन अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था और फिर संस्कृत वादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। देखिए, अल बिरूनी ने जो पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद, उसमें जैसे कि वो प्रश्न के पुस्तक के शुरू में जो है पहले एक प्रश्न देता था और प्रश्न यानी उसके बारे में जो है कॉमनली जो है नीचे एक तरह से आंसर टाइप लिखा होता था। तो वो इसी प्रकार से उसका पहला प्रश्न होता था, जैसे हिंदुस्तान की सभ्यता कैसी है, हिंदुस्तान की संस्कृति कैसी है, हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा, इस प्रकार से। और फिर वो यहाँ की परंपराओं के आधार पर उसका वर्णन करता था और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। अन्य संस्कृतियों से तात्पर्य है वो इस्लामिक संस्कृतियाँ या मुस्लिम संस्कृति या कह सकते हैं अरब कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि वो स्वयं उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, एक मुस्लिम था। इस आधार पे उसने अपनी सभ्यता, अपने धर्म संस्कृति के आधार पे उन दोनों में तुलना करने की कोशिश है वो की है। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय। अब ज्यामितीय संरचना से तात्पर्य है जो ज्योमेट्रिकली, ठीक है। और जैसे हम गणित के, ये एक गणित का शब्द है या जो है गणित विषय से संबंधित है। अब यहाँ पर इतिहास में ज्योमेट्रिकली संरचना से तात्पर्य है कि उसने हर चीज़ को नाप तोल के माध्यम से स्पष्टता के साथ में अपने अनुभव के आधार पे उसका मतलब पूरी तरह से जोड़, बाकी गुणा भाग, हर तरह से उसका निचोड़ निकाला है। तो इसके लिए जो है इसका कारण है कि उसका जो है तरीका या उसका गणित की तरफ ज़्यादा झुकाव था और यही वजह रही कि उसने हर चीज़ का एक संतुलित जो है रूप है देने का प्रयास है वो किया है।
अल-बिरूनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था। यहाँ पे ये याद रखना है, बार बार आ रहा है अरबी भाषा, तो आपको ये याद रखना है कि अल-बिरूनी ने अरबी भाषा में ही अपनी पुस्तक को लिखा है। ने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी, कि उसने और भी कई प्रकार की रचनाएं हैं वो की थी। वह संस्कृत, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसे कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, तो वह संस्कृत का ज्ञाता था, क्योंकि संस्कृत उसने भारत में आकर सीख ली थी। या भारत का जो पश्चिमोत्तर इलाका था वहाँ पर वो काफ़ी ब्राह्मण जो है माने जाने वाले उच्च वर्ण के लोगों जो कि हिंदुस्तानी हुआ करते थे और प्रथम वर्ण माना जाता था, उनसे उसने मित्रता स्थापित की थी और उनके साथ रहकर उसने संस्कृत भाषा सीख ली थी। इसके अलावा पाली और प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों और रूपांतरणों से परिचित था। इसके अलावा उसे सीरियाई, हिब्रू जो है ये भाषा भी आती थी, फारसी वगैरह, और इसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थी। यानी जो यहाँ रहकर उसने पाली और प्राकृत ग्रंथों को समझने का प्रयास किया और उसने यहाँ की भारत की जो पुस्तकें थी उसको उसने अरबी भाषा में उसका अनुवाद किया, रूपांतरण किया, ताकि उसे जो है वो सरल हो जाए और वहीं दूसरे लोग वो भी इनको आराम से समझ सकें जो इस्लामिक संस्कृति से जुड़े हुए थे। और इसके अलावा खगोल विज्ञान, दंत कथा, दंत कथाओं से तात्पर्य होता है प्रचलित कथाएं जो कि लोक प्रचलित होती है वो, और इसके अलावा खगोल विज्ञान और चिकित्सा, क्योंकि चिकित्सा संबंधी आयुर्वेद के जो है हमारे यहाँ पतंजलि और इसके अलावा व्याकरण, खगोल विज्ञान, इन सब कृतियों को भी जो है अल-बिरूनी ने पढ़ा था और उस आधार पे उसने ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण मानते हुए उसने इनका वर्णन है या कह सकते हैं इसका ट्रांसलेशन या इसका अनुवाद है वो अरबी भाषा में किया था। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री, शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। अब आलोचनात्मक यानी कुछ चीज़ें जो उसे बुरी लगी थी और निश्चित रूप से वह उसमें सुधार करना चाहता था, तो उसका जो है उसका तरीका ये था कि वो हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को समझ रहा था और उसके आधार पे उसे कुछ चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगी और इसके कारण उसका जो है दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। जैसे कि नॉर्मली वो चाहता था कि आलोचना करना वो नीचा दिखाना वाला तात्पर्य नहीं था, बल्कि वो सीधे तौर पे उसमें सुधार करना चाहता था। तो ये है उल हिंद के बारे में। फिर हमारा दूसरा प्रश्न कि इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृतांत लिखे हैं उनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। देखिए, इब्न बतूता जो कि ये भी एक यात्री था, बर्नियर जो कि पूरा नाम था फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर। अब ये जो फ्रांसवा बर्नियर था, इब्न बतूता है मोरक्को का निवासी था, फ्रांसवा बर्नियर है वो फ्रांस का था। ये एक सभ्य और सुसंस्कृत इस्लाम घराने से था या मुस्लिम सभ्यता या संस्कृति से था। और ये फ्रांसवा बर्नियर ये एक यूरोपीय यात्री था और ये फ्रांस से आया था और पेशे से ये एक चिकित्सक था। चिकित्सक यानी डॉक्टर कह सकते हैं हम, या उस समय के अनुसार है वेद जो है वेद जो भी कह सकते हैं, तो ये था। दोनों ने भारत की यात्रा की थी, दोनों ने भारत को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा था और दोनों के यात्रा वृत्तांतों में भी फर्क है। तो तुलना कीजिए, अगर हम देखें तो दोनों का दृष्टिकोण कैसा था, ठीक है। तो इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत माना जाता है वो रिहला के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, रिहला, क्योंकि ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रिहला से तात्पर्य क्या होता है। तो रिहला का अर्थ ही होता है यात्रा वृत्तांत, और ये जो है इब्न बतूता के द्वारा जो लिखित यात्रा वृत्तांत है उसे रिहला के नाम से जाना जाता है। और फ्रांसवा बर्नियर जो कि इसने अपनी पुस्तक लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो अभी हम समझ लेते हैं इसका कि दोनों ने भारत को किस रूप में देखा। जहां इब्न बतूता ने हर चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया, उसने उसे अपने अनूठेपन के कारण वह प्रभावित किया और उत्सुक किया। वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। देखिए, इब्न बतूता ने भारत को काफ़ी सरल नज़रिए से देखा था और कई चीज़ें, क्योंकि वो एक मोरक्को का निवासी था और मोरक्को जो कि अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, उत्तरी अफ्रीका का, और वहाँ का निवासी था। और उसने जब भारत की यात्रा की और भारत को देखा तो यहाँ पे कई चीज़ें उसे अनूठी लगी, अच्छी लगी और उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। तो इस वजह से उसने जो वर्णन किया था उसके वर्णन में एक उत्सुकता झलकती, एक जिज्ञासा झलकती, एक कौतूहल झलकता। वहीं बर्नियर है वो यूरोप का था और वो अपने आप को बुद्धिजीवी मानता था और साथ में वो एक चिकित्सक था और वो अपने आप को काफ़ी सभ्य मानता था। इस आधार पर उसने भारत में जो भी देखा उसका सामान्य रूप से उसने यूरोप की से तुलना की और ख़ास तौर से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों की तुलना उसने भारत से की है और भिन्नता को उजागर करने के प्रति वो अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियाँ जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, कि बर्नियर ने भारत में जो देखा
उसमें कुछ स्थितियां उसको काफ़ी जो है अंदर से उद्वेलित कर गई, और कई स्थितियां उसके अनुसार अवसादकारी थी। अवसादकारी यानी डिप्रेशन वाली, उसे बहुत अलग सा लगा था भारत की कुछ स्थितियों को देखकर, और इस आधार पे उसने जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक जो बर्नियर की पुस्तक मिलती है उसमें उसने वर्णन भी किया है। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि वे ऐसे निर्णय ले सके जिसे वह सही नहीं मानता था। बर्नियर के ग्रंथ, यहाँ पे देखिए पुस्तक का नाम आ रहा है, बर्नियर का ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य की यात्रा। इसका साधारण जो है हिंदी अनुवाद हम ले सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की उसकी यात्रा है। तो उसने अपना ग्रंथ है वो अपनी भाषा में लिखा है। अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है कि बर्नियर का जो है देखने का, भारत को देखने का तरीका था वो अलग था, क्योंकि वो एक यूरोपीय देश से आया हुआ था और वहाँ की सभ्यता संस्कृति उसके अनुसार काफ़ी उच्च थी, और भारत में उसे कुछ ऐसी स्थितियाँ मिली जो उसके लिए जो है अलग थी और अवसादकारी थी। इस आधार पे उसने वो यहाँ की स्थितियों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि वो अपने आप को ये मानता है कि उसका मन है वो भारी हो गया था। और फिर उसने ये अपनी जो पुस्तक लिखी उसने उसने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि, यानी उसने तुलना की है, आलोचना भी की है, और उसने कई चीज़ें हैं जो उसे अंदर से अवसादकारी जो स्थिति है उसकी हुई है, तो उसके आधार पर वो चाहता था ये वास्तव में चिंतन का विषय है उसके लिए, जो है माना जा गया था। तो इस आधार पे बर्नियर ने हिंदुस्तान को अलग दृष्टिकोण से देखा था, इब्न बतूता ने एक रुचिकर भारत के रूप में देखा था। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। देखिए बर्नियर, उसने ये तो बताया कि मुगल साम्राज्य है एक बड़ा साम्राज्य था जो संपूर्ण भारतवर्ष में फैला हुआ था, और एक वैश्विक ढांचे के रूप में, वैश्विक ढांचा यानी जिसका विशाल साम्राज्य है, और उसके बारे में उसने बताया वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना यूरोपीय समाज से करता था, या यूरोप से करता था, जिस राष्ट्र से वो आया था वो, और इसके अलावा यूरोप के अन्य राष्ट्रों से करता था, और उसमें भिन्नता वो दिखाने का प्रयास है वो करता था। और ख़ास तौर से उसका जो दृष्टिकोण था वो था यूरोप को ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाना और भारत को निम्न दिखाना। उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, यानी द्विविपरीतता यानी कि एक तरह से उसने दो तरफा जो है कुछ चीज़ों को उसने अच्छा पाया था, और अधिकतर चीज़ों से वो जो है उसका मन है वो अवसादकारी हो गया था। तो इस आधार पर उसने उसमें लिखा है और भारत की तुलना यूरोप से की है, और यूरोप को उसने भारत से हमेशा श्रेष्ठ बताने का प्रयास है वो किया गया। जहाँ भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में बताया, प्रतिलोम से यानी यूरोप और भारत को बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत बताया, एक का मतलब विपरीत, यानी जहाँ यूरोप उसकी दृष्टिकोण में बहुत अच्छा था, वहीं भारत बिल्कुल उसके विपरीत था, यानी बहुत ही बुरा था। कई चीज़ें उसे भारत की पसंद नहीं आई थी। और यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं कि उसने जो भिन्नताएं महसूस की उस उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिसमें भारत और पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। कि उसने उसके बारे में पदानुक्रम से तात्पर्य है जैसे तुलना करना, कि भारत और यूरोप उसके बारे में लिख दिया, और उसे क्या चीज़ें पसंद नहीं आई या क्या चीज़ें उसे सही लगी उसके आधार पे। तो यूरोप में जैसे उसने कुछ बता दिया या भारत के बारे में, और उसको अलग स्टेप बाय स्टेप है उसने उसे लिखने का प्रयास किया कि भारत क्यों निम्न है, तो भारत का वो चीज़ लिख दिया, भारत की सती प्रथा का वर्णन कर दिया। यूरोप में उसने अच्छी दशाएं लिख दी कि यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पे स्त्रियों को अच्छा महत्व दिया जाता है, जो भी है। तो इस प्रकार से उसने स्टेप बाय स्टेप है वो भारत की स्थिति का वर्णन किया है, और इस आधार पर जब उसके ग्रंथ को यूरोप में काफ़ी सराहा गया था, क्योंकि यूरोपियन निवासियों को या यूरोप के लोगों को बर्नियर का यात्रा वृतांत है वो काफ़ी रुचिकर लगा था। और सबसे बड़ी बात है कि यूरोप के लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ समझा था और भारत निम्न कोटि का प्रतीत हो रहा था, इसलिए ये खुशी का विषय था। और इसके कारण बर्नियर का जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ था वो बहुत जल्दी ही उसकी काफ़ी प्रतियां हैं वो छपी थी, और उसने अपना ये ग्रंथ या भारत का यात्रा विवरण है वो लुई जो है फ्रांस का शासक था लुई 14, उसको उसने भेंट किया था, और उसके बाद लुई 14वें ने इसके ऊपर कार्य करवाया था, और ये ग्रंथ है वो काफ़ी फेमस हो गया था यूरोपीय इतिहास के अंदर। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। अब बर्नियर के वृत्तांत से तात्पर्य कि बर्नियर ने जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो ग्रंथ लिखा है उसके अनुसार भारतीय शहर कौन से थे, ठीक है, और उसने भारतीय शहरों को किस नज़रिए से देखा है उसका वर्णन। तो हमारी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं, और इसमें बर्नियर है वो मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। देखिए शिविर नगर
अब यहाँ पर ये भी आपका एक प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि बर्नियर के अनुसार शिविर नगर कौन से हैं। तो शिविर नगर से क्या तात्पर्य, जिससे कि उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। अब शिविर नगर से तात्पर्य है कि जैसे कि मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और कई बार सेना या लड़ाई के उद्देश्य से, सामरिक उद्देश्यों के कारण, या कई बार शासक अपनी विशिष्ट यात्राएं वगैरह करते थे और उनका पड़ाव जो होता था या उनका जो डेरा हम कह सकते हैं, या उनके जो तंबू या जो है शासक जो है लोग, उनके महकमे के लोग या कह सकते हैं उनके बाशिंदे, उनके सेना अधिकारी वगैरह, वो काफ़ी लंबे समय तक कई बार एक ही स्थान पर पड़ाव डाल देते थे। पड़ाव जैसे कि युद्ध वगैरह होते थे, तो इस आधार पे, तो वो पड़ाव जो होता था उस पड़ाव के आधार पे जो है उनके ये नगर है वो 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने वो पड़ाव उधर रहता था। और धीरे धीरे जहाँ शासक और उसके आसपास के खास वीआईपी जन मौजूद होते थे, वहाँ पे छोटे छोटे बाजार वगैरह लग जाया करते थे, या वहाँ पे लोग अपने रोजगार के आधार पे वहाँ पे कई सुख सुविधाएं जुटा लेते थे। और इस आधार पे ये थोड़े थोड़े जो है शिविर, यानी हमेशा स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी नगर के रूप में दिखाई देते थे। और बाद में जैसे ही शासक का जाना हो जाता था, या शिविर उठ जाते थे, या तंबू उठ जाते थे, या लड़ाई खत्म हो जाती थी, तो इस आधार पे वो शहर उठ जाता था और जो है लोग हैं वो वहाँ से निकल जाते थे। इस आधार पे बर्नियर ने, हो सकता है कि बर्नियर ने उन्हीं नगरों की यात्रा की हो जो कि इस प्रकार की घटनाक्रम से जुड़े रहे होंगे। तो इस आधार पे बर्नियर ने इन्हें शिविर नगर कहा। शिविर नगर से तात्पर्य अस्थायी नगर, ठीक है, और जो कभी भी पनप जाते थे और कभी भी उनका अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता था। और वो ये कहता है कि अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। राजकीय यानी राजाओं के आधार पे, यानी राजा की अनुकंपा पर निर्भर थे। अनुकंपा यानी राजा की दया दृष्टि, तो ये तो बहुत कम ही होता था। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे, उसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। यानी कि उसके अनुसार जब शासक कहीं पड़ाव डालता था या कहीं डेरा लगा देता था या कहीं पे भी अपने तंबू तान लेता था, उस आधार पे वहाँ पर शहरों का रूप है थोड़े समय के लिए हो जाता था, यानी सुख सुविधाग्रस्त हो जाते थे नगर। और जैसे ही शासक वहाँ से चले जाते थे या शासक के अधिकारी वहाँ से निकल जाते थे, तो वो शहर है वो तेजी से पतनोन्मुख हो जाता था। उसने ये भी सुझाया कि उनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी। अब सामाजिक और आर्थिक नींव से तात्पर्य है कि ये शिविर नगर बताता है, शिविर नगर में कभी भी अर्थव्यवस्था का ढांचा जो है सुनियोजित नहीं होता है, सामाजिक दशाएं भी सुनियोजित नहीं होती, क्योंकि ये शिविर है यानी कि यहाँ पर अस्थायी नगर है। तो ऐसी स्थिति में उसने इसमें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भी अभाव बताया है। और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। राजकीय प्रश्रय यानी राजा के आश्रय पर, तो यानी कि शासक जब तक वहाँ पे रहता था तब तक, या शासक के अधिकारी जब तक वहाँ रहते थे तब तक वो नगर बने रहते थे, और जैसे ही राजा वहाँ से चला जाता था या शासकीय अधिकारी वहाँ से चले जाते थे तो ये नगर है उठ जाते थे। इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी जो है पद्मावत, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए दिमाग में ये नाम इसलिए आया कि ये अभी ताज़ा मूवी थी उस आधार पे, और काफ़ी लोगों ने इसको देख रखा है, तो इस आधार पे मैं बता रही हूँ। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी है वो जो है मेवाड़ पर आक्रमण करता है, ठीक है। मेवाड़ पर जब आक्रमण करता है तो मेवाड़ तो अपनी जगह स्थिर है, ठीक है, क्योंकि मेवाड़ तो अपना इलाका है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी है वो अपना पड़ाव डालता है, ठीक है, क्योंकि वो मेवाड़ को जीतना चाहता है, उसका उद्देश्य जो भी है। तो उस आधार पे उसका पड़ाव है वो 4-5 महीने वहीं बना रहता है, 3-4 महीने, और वहाँ पे कई समय तक उसका डेरा या तंबू है वो जमे रहते हैं, शिविर तंबू, ठीक है, इस प्रकार के तंबू वगैरह बना रहते हैं। तो यहाँ पर जब तक उसको विजय नहीं मिलेगी तब तक वो यहाँ रहेगा, और अंत में या तो शासक हार कर जाएगा या फिर विजय प्राप्त करके चला जाएगा। तो यही इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं वो अस्थायी रूप से होती है, और इस स्थिति को ही हम जो है बर्नियर ने भी देखा होगा। तो इस आधार पर उसने मुगल साम्राज्य के नगरों को शिविर नगर के नाम से परिभाषित किया है। तो ये अस्थायी होते थे, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था कि मुगल साम्राज्य के अंदर या भारतीय साम्राज्य के अंदर ऐसे ही नगर हुआ करते थे या कोई नामचीन नगर नहीं होते थे, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर हमारे इतिहासकार ये कहते हैं कि वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। तो ये बर्नियर का जो है दृष्टिकोण, तो भारत को देखने का वो निम्न दृष्टिकोण था, बल्कि भारत के अंदर उत्पादन केंद्र वाले नगर भी थे, व्यापारिक नगर भी थे, ठीक है, बंदरगाह नगर जो कि समुद्र किनारों के आसपास तटीय इलाके हैं वहाँ पे बंदरगाह नगर थे,
धार्मिक केंद्र या तीर्थ यानी धर्म स्थान वाले नगर, ठीक है, तीर्थ स्थान, ये सारे अलग अलग नगर थे जिनका अलग अलग क्षेत्रों में जिनका महत्व था। इस आधार पे जो है ये नगर भी विद्यमान थे और ये लिए अपने समय के फेमस नगर हुआ करते थे, ठीक है। इसका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। तो यहाँ पर ये हमें बताता है कि जो है ये बड़े बड़े नगर ये जो होते थे उत्पादन की दृष्टि से, जहाँ की विभिन्न प्रकार का, जैसे उत्पादन के केंद्र से हम मान सकते हैं भारत की मलमल प्रसिद्ध थी, भारत का रेशम प्रसिद्ध था, भारत के हाथीदांत के चूड़े वगैरह प्रसिद्ध थे, हाथीदांत का काम किया हुआ सामान बेचा जाता था। और इसके अलावा साटन, इसके अलावा जो है मलमल, साटन, रेशम, ये सारे गर्म मसाले ये। और व्यापारिक नगर अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के व्यापारिक नगर जहाँ विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बाजार सजते थे, बड़े बड़े व्यापारी वगैरह होते थे। बंदरगाह नगर जो समुद्र के तटीय इलाकों के आसपास के नगर जो कि जहाज वगैरह जहाँ रुकते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश को सामान है वो निर्यात होता था। धार्मिक केंद्र से तात्पर्य है हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक नगर जो हुआ करते थे उन्हें धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो बर्नियर ने जिन नगरों को देखा था वो शिविर नगर के इस रूप में ही देखा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत के अंदर कोई विशिष्ट नगर नहीं थे। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है, यानी कि भारत के अंदर ये नगर का होना, इस तरह के नगरों का होना, यानी भारत के अंदर समृद्ध व्यापारी समुदाय भी हुआ करता था। जैसे कि एग्जाम्पल आ रहा है कि अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों की सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय का मुखिया जो होता था और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व होता था। यानी कि यहाँ पर महाजन, जो महाजन से तात्पर्य है वैश्य वर्ण के लोग, वैश्य जो कि व्यापारिक समुदाय से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे और ये व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित होते थे। जैन वगैरह जिसे हम कह सकते हैं, जैन या महाजन इन्हें कहते थे, ठीक है। और ऐसे में ये सारी श्रेणियां होती थी इनकी और ये नगरों में इनकी व्यापारिक गतिविधियां बहुतायत रूप से होती थी। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता था, सबसे ज़्यादा समृद्ध होता था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था, पैसे के दम पर उन्हें नगर सेठ भी कहा जाता था। तो ये चीज़ें भारत में हमें देखने को मिलती है। बर्नियर ने ये चीज़ें हैं वो नहीं देख पाया है, तो वो भारत को निम्न दृष्टिकोण से ही देखता है और उसका वर्णन वो इस प्रकार से करता है। अन्य शहरी समूह में व्यावसायिक वर्ग, इसके अलावा यानी ये व्यापारिक समूह तो था ही, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वर्ग से जुड़े हुए लोग थे, जैसे चिकित्सक जिन्हें हम हकीम या वेद से कह सकते हैं। हकीम से तात्पर्य है इस्लाम जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति और वेद है जो भारतीय आयुर्वेद की चिकित्सा वगैरह करने वाला। अध्यापक जिसमें पंडित यानी पुजारी, पंडित जो है पुरोहित वगैरह, और मुल्ला है जो इस्लाम से संबंधित है, ठीक है। अधिवक्ता यानी वकील का कार्य करने वाला, चित्रकार है चित्रकारी का कार्य करने वाला, वास्तुविद यानी भवन निर्माण की कला को जानने परखने वाला या जानने वाला, संगीतकार यानी कला कुशलता जो कि वाणी की कुशलता जिसके अंदर मौजूद है, सुलेखक से तात्पर्य है अच्छी लेखनी करने वाला, सुंदर हैंड राइटिंग वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार के अनेक व्यावसायिक समूह या वर्ग हैं मौजूद थे जो कि अपने अलग अलग कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। तो बर्नियर ने जो शिविर नगर का है वो उसका एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के नगर है वो अस्तित्व में थे या मौजूद थे। तो बर्नियर का ये दृष्टिकोण है वो एक अलग नजरिया दिखाता, लेकिन जो है वहीं दूसरे लोगों ने या दूसरे यात्रियों ने भारत को एक अलग दृष्टिकोण से देखा है। फिर हमारा चौथा प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक का ही है कि इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। इब्न बतूता दास प्रथा के बारे में क्या बताता है? इब्न बतूता के अनुसार भारत के अंदर दास प्रथा विद्यमान थी और उसने दासों के बारे में क्या विवरण दिया है वो विवरण हम समझते। देखिए, इब्न बतूता के अनुसार कि बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे और खरीदे जाते थे। यहाँ पर आपको याद रखना है, यानी भारत के अंदर दास प्रथा मौजूद थी और दासों को, यानी दास कौन होते थे? मनुष्य होते थे, गुलाम होते थे और उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। जैसे वस्तु को खरीदा और बेचा जाता था तो नियमित रूप से भेंट स्वरूप एक दूसरे को दिए जाते थे, और भेंट स्वरूप यानी उपहार के स्वरूप लोग हैं एक दूसरे को देते थे या खास मौक़ों पर दासों को दिया जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और जो है मोरक्को के तंजीर शहर का निवासी था। जब वो अकेला ही निकल पड़ा था और बाद में जब वो सिंध पहुंचा, सिंध वर्तमान पाकिस्तान का इलाका, वहां पहुंचा तो उसने, और उसे पता था कि भारत का जो सुल्तान है उस समय तुगलकी सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसे एक सन की शासक भी कहा जाता है। तो वही शासक
जिसने जो है उसके बारे में सुन रखा था, और इब्न बतूता ने इस मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए कुछ घोड़े खरीदे, जो कि वहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे, जो ऊंचे और काफ़ी लंबे और बड़े घोड़े हुआ करते थे। ऊँट खरीदा और दास भी खरीदे, और उसने ये सुल्तान को देने के लिए, और वहीं जब वो मुल्तान पहुंचा तो उसने वहाँ के गवर्नर को किशमिश बादाम के साथ एक घोड़ा और एक दास भी उसे भेंट किया। यानी वहाँ पर दास प्रथा मौजूद थी, और दासों को जो है भेंट के रूप में दिया जाता था, गुलाम के रूप में भेंट कर दिया जाता था। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके यानी मुद्रा और 200 दास दे दिए। यानी मोहम्मद बिन तुगलक यानी दास प्रथा इतनी मौजूद थी, और धर्मोपदेशक कह सकते हैं धर्म का उपदेश देने वाला व्यक्ति या कोई गुरु या इस्लाम से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसका नाम है नसीरुद्दीन, ठीक है, और जो कि धर्म से संबंधित रहे होंगे, और इस आधार पे वो उनके मोहम्मद बिन तुगलक हैं जो है नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक से इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि जो है उसे भेंट स्वरूप 200 दास तो दिए ही, साथ में 1,00,000 टके यानी मुद्रा यानी पैसे या रुपए कह सकते हैं, 1,00,000 रुपया हम कह सकते हैं सिंगली तौर पे, और दास भेंट किए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर दास प्रथा भारी मात्रा में मौजूद थी, और दासों को बहुत अधिक मात्रा में भेंट के रूप में भी खरीदा बेचा जाता था, उपहारों के रूप में दिया जाता था। दासों में काफ़ी विभेद था। अब दास में भी अलग अलग श्रेणियां होती थी, विभेद होनी कि भेदभाव या अलग अलग। कुछ दास बहुत ज़्यादा होशियार होते थे, कुशल होते थे, पारंगत होते थे, निपुण होते थे, अपने कार्य में कुछ हुनरवान होते थे। तो इस आधार पे दास भी कभी कभी अपनी स्थिति है, अपने कुशलता के बल दम पर, अपनी होशियारी, अपनी बुद्धिमानिता के दम पर अच्छी स्थिति हासिल कर लेते थे। और जो दास सामान्यतः ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते थे, होशियार नहीं होते थे, तो वो सामान्यतः घरेलू कामकाज वगैरह करते थे। तो दास दासियों दोनों में ये जो चीज़ है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियाँ संगीत और गायन में निपुण थी। संगीत यानी वो जैसे मुजरा वगैरह करना, गायन गाना या ये सारा, तो दासियों में भी ये कला कुशलता मौजूद थी। और हमें इस प्रकार के कई एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के दरबार में अनेक दासियाँ या नर्तकियाँ वगैरह नाचा करती थी, गायन गाया करती थी। तो ये इस प्रकार की ये दासियाँ या नर्तकियाँ भी होती थी जो कि गायन और संगीत में काफ़ी निपुण होती थी। निपुण से तात्पर्य कुशल या पारंगत, ठीक है, कुशल हुआ करती थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। अब सुल्तान अमीरों को, जो कि बहुत सारे अमीर होते थे, और बड़े बड़े शासनकाल में साम्राज्यों में हमेशा क्या होता था, जिससे षड्यंत्र होते आते थे, और अमीर कई बार है शासक के विरुद्ध भी हो जाते थे। इस आधार पे सुल्तान क्या करता था, दासियों को भी वहाँ पे नियुक्त करता था। ये दासियाँ क्या करती थी, सामान्यतः उनका मन जीतने का जो है तरीका ढूंढती थी, और जो है उनके मन से कई प्रकार की गहरी बातें हैं वो निकलवा लेती थी, और फिर उनकी सूचनाएं वो सुल्तान को दे दिया करती थी। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल भी मिलते हैं। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब घरेलू श्रम यानी घर के कामकाज वगैरह करने के लिए। इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुष और महिलाओं को ले जाने के विशेष रूप में अपरिहार्य पाया है। तो मुख्य रूप से इब्न बतूता ये कहता है कि घरेलू काम तो दास दासियां करते ही थे, इसके अलावा भी जैसे कि पालकियां उठाना, डोले उठाना, पुरुष और महिलाएं जो कि पुरुष और जो राजकुल से संबंधित महिलाओं को डोलियों में उठाकर ले जाने का कार्य करना, अधिकतर दास अपरिहार्य यानी कि मुख्य रूप से उनका यही काम था, उसमें कोई बदलाव नहीं होता था। ये काम अधिकतर ये दास व दासियां भी किया करते थे। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए होती थी, यानी साधारण काम ही कर पाती थी, उनकी कीमत तो बहुत कम होती थी। अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे, कम से कम 1 या 2 तो दास रखते ही थे। तो इब्न बतूता ये भी कहता है कि घरेलू श्रम के लिए दासों की कीमत कम होती थी, दास और दासियों की, लेकिन जो कुशल, पारंगत, होशियार या जो अपने काम में निपुण होती थी, उनकी जो है मांग है वो अधिक होती थी या उनकी कीमत अधिक होती थी। और इब्न बतूता दास प्रथा का वर्णन करते हुए कहता है कि अधिकतर लोग है घरों में 1 या 2 दास तो रखा ही करते थे। फिर प्रश्न नंबर 5 इम्पोर्टेंट है ये भी, कि सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। कि बर्नियर एक तरफ वर्णन करता है कि भारत में कुछ स्थितियां हैं उसके लिए अवसादकारी रही, यानी उसका मन है पूरी तरह से उद्वेलित हो गया या अंदर से झकझोर कर रख दिया है। तो ऐसा ही एक वर्णन का सती प्रथा का वर्णन करते हुए बर्नियर कहता है कि उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यात्रियों और लेखकों ने उन बातों का विस्तृत वर्णन करने में अधिक रुचि दिखाई थी जो उन्हें आश्चर्यजनक या यूरोपीय समाजों
से भिन्न दृष्टिगोचर हुई। यानी कि यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से हमें जो चीज़ अलग लगती है या हमने जो जिसे नहीं देखा हो, वो चीज़ हमें उस चीज़ को समझने के लिए जिज्ञासु बनाती है। ठीक है, ठीक बर्नियर ने भी कुछ चीज़ें भारत में ऐसी देखी थी और उससे समझने की या जानने की जिज्ञासा उसकी तीव्र या उत्कंठा उसकी बढ़ी और उसे कुछ चीज़ें ऐसी लगी जिसका वो वर्णन है उसने किया है। महिलाओं से किए गए व्यवहार को पूर्वी और पश्चिमी समाजों के मध्य भिन्नता का एक महत्वपूर्ण परिचायक समझा जाता था। अब उसने तुलनात्मक अध्ययन किया है कि वहाँ यूरोप में महिलाओं को किस प्रकार की आज़ादी थी, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। फिर उसने भारत को देखा और भारत में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, उसका वर्णन है वो बर्नियर है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक जो पुस्तक लिखी है उसके अंदर करता है। और अतः बर्नियर भारत में प्रचलित सती प्रथा के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुआ। अब यहाँ पर उसने पहली बार देखा था कि महिला को या लड़की को या स्त्री को उसके पति की मृत्यु के बाद है साथ में जला दिया जाता था। ठीक है, और उसने इसे पहली बार देखा था। तो सती प्रथा को जो उसने देखा कि उसके वर्णन को अपने वृत्तांत का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया और उसने उसको लिखा। सती प्रथा मध्यकालीन हिंदू समाज में व्याप्त कुप्रथाओं में सर्वाधिक घृणित प्रथा थी। देखिए यहाँ पर ये कुप्रथा के रूप में बताई गई है जिसमें सती प्रथा में जब है पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री या लड़की जो भी होती थी वो अपने पति के साथ ही चिता के अंदर जल मरती थी और या उसे नहीं भी अगर स्त्री मरना नहीं भी चाहती थी तो भी उसे उस समय के रीति रिवाज या जो उस समय की वर्ण व्यवस्था की कुछ स्त्रियों के प्रति जो नियम बने थे वो काफ़ी क्रूर नियम बने हुए थे और इस आधार पे स्त्री को जल मरना ही होता था। तो ये एक घृणित प्रथा समाज के अंदर मौजूद थी। आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने इस हेतु बड़े प्रयास किए थे और जो कि ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक माना जाता है जिनको, और उन्होंने जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और वहीं जो है 1829 में जो है सती प्रथा निषेध कानून है वो बना था और इसको बनाने के लिए जो है अंग्रेज वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ने जो है इसके ऊपर जो है इस सती प्रथा के ऊपर कानून है वो लाया था और इसको जो है निषेध घोषित कर दिया था विलियम बेंटिक ने। तो इसका श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक घृणित प्रथा थी जिसमें स्त्री को मरना ही होता था और पहले तो ऐसे कई ऐसे परिवार हुआ करते थे जिसमें एक पुरुष अनेक विवाह वगैरह करता था और कम उम्र में लड़कियों का विवाह अनमेल विवाह वगैरह भी किया जाता था। तो पति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो लड़की को जल मरना होता था। तो ऐसी प्रथा जब बर्नियर ने यहाँ पर देखा तो वो उसके बारे में बताता है। सती शब्द का अर्थ है पतिव्रता या चरित्रवान स्त्री या चरित्रवती स्त्री। तो यहाँ पे सती से तात्पर्य है पतिव्रता यानी पति के प्रति निष्ठावान रखने वाली निष्ठावान स्त्री या चरित्रवान स्त्री। किंतु सामान्यतः इसका अर्थ पत्नी के अपने मृत पति के शरीर के साथ जल जाने की प्रथा से लिया जाता था। यहाँ तक तो ठीक है कि जो है अपने पति के प्रति निष्ठावान रहना या चरित्रवान स्त्री का रहना, लेकिन अगर पति की मृत्यु के बाद उसे जलाया जाना और वो भी उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो बर्नियर ने ऐसी एक स्थिति को देखा था और उसने बताया है कि बर्नियर ने लिखा है कि कुछ महिलाएं स्वेच्छापूर्वक खुशी खुशी अपने पति के शव के साथ सती हो जाती थी। अब ऐसा भी एग्जाम्पल मिलता है कि या सती प्रथा के एग्जाम्पल ये मिलते हैं कि कुछ महिलाएं तो स्वेच्छापूर्वक यानी खुशी खुशी वो अपने पति की मृत्यु के साथ मृत्यु के बाद जल मरना है वो जो है सुखी या सत्य समझती थी या सती होना उन्हें सही लगता था। तो उस आधार पे जो है बर्नियर ये बताता है कि भारत में इस प्रकार की प्रथा है वो मौजूद थी। लेकिन बर्नियर कुछ और भी लिखता है कि किंतु अधिकांश को ऐसा करने के लिए विवश कर दिया जाता था। विवश कर दिया जाना यानी कि लड़की को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाना। और उसने एक एग्जाम्पल लिया, लाहौर में एक बालिका के सती होने की घटना का अत्यधिक मार्मिक विवरण देते हुए उसने लिखा है कि लाहौर जो कि वर्तमान पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क यानी छोटी सी बालिका 12 से 14 साल की विधवा जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, यानी वो 12 ईयर्स ओल्ड थी और वर्ष से अधिक नहीं थी, कि बलि होते देखी। बलि यानी फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। यानी वो फ्रांसवा बर्नियर है उस बच्ची की वेदना को बता रहा है कि वो
असहाय थी, यानी उसे कोई सहायता करने वाला नहीं था। और वो बच्ची है वो मृत प्रतीत हो रही थी, यानी इतनी डरी और सहमी हुई सी वो दिखाई दे रही थी। उसकी मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी उसके अंदर जो विषाद है, वो अवसाद है, वो डर इतना भरा हुआ था कि वो उसे अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता है। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, यानी बालिका पूरी तरह से रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन उसको कोई सहायता करने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, वो लाचार थी। लेकिन 3-4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को घातक स्थल की तरफ ले गए। अनिच्छुक यानी वो मरना नहीं चाहती थी, और घातक स्थल की तरफ से जो है कह सकते हैं शमशान, जहाँ पर उसके पति की जो है चिता रखी गई होगी, या जो जहाँ पे शव रखा गया होगा, तो वहाँ पर उसको ले गए। और इस प्रकार से वो डरी और सहमी हुई वो चिता स्थल की तरफ गई, यानी उसे जाना नहीं था, लेकिन उसे जबरन है वो लेकर गए। और बाद में बनियर ये कहता है कि उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ पांव बांध दिए ताकि वह भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। यानी वो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन उस समय की मानसिकता वाले लोगों ने, जो लड़कियों को बोझ समझते थे या विधवा को एक अशुभता का जो है प्रतीक मानते थे, और उन्होंने उसे जला दिया उसके पति के साथ ही। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ था, और वहीं बनियर ने ये सब देखा तो वो भी द्रवित हो उठा, उसका हृदय भी जो है दहल उठा, और साथ में उसके अंदर क्रोध भी जो है भरा हुआ था। लेकिन वो ये कहता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि सती प्रथा के अंतर्गत सती होने वाली महिलाओं की अल्पवयस्कता, अनिच्छा, व्यथा, विवशता और असहायता जैसे तत्वों ने बनियर का ध्यान विशेष रूप से जो है अपनी ओर खींचा था या आकर्षित किया था। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं की स्थिति है उस समय के समाज में खराब थी, खास तौर से विधवा महिलाओं की। और ये अगर महिला अपनी पति की मृत्यु के पश्चात, चाहे वो अल्पवयस्क ही क्यों न हो, और वो चाहे मरना क्यों न चाहती हो, लेकिन उनके दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं होता था। और उस समय की प्रथा के अनुसार महिलाओं को अपने पति के साथ मरना ही जो है शुभ माना जाता था, या इस प्रकार एक अंधविश्वास या एक प्रथा की ये कुप्रथा जो चल रही थी, उसे जो है बनिया ने देखा, और उसे ये सारा कुछ थोड़ा पीड़ादायक लगा, या उसे अवसादकारी है ये नजर आया था। तो इस प्रकार से बनिया ने सती प्रथा के बारे में वर्णन किया है। साथ ही आपसे ये अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था के संबंध में अल-बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। यानी अल-बिरूनी के भारत में जाति व्यवस्था के प्रति क्या विचार थे, और उस बारे में अल-बिरूनी क्या लिखता है। तो सुप्रसिद्ध अरब लेखक अल-बिरूनी ने भारत के विषय में अपनी विभिन्न पुस्तकों में लिखा है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किताब उल हिंद का है। देखिए, अल-बिरूनी ने अनेक किताबें लिखी, अनेक पुस्तकें लिखी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक भारत से संबंधित जो उसकी पुस्तक है वो किताब उल हिंद मानी जाती है, जिसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है अरबी भाषा में, या जो है उसने अपने देश के अंदर इसको इस नाम से जो है ये पुस्तक है प्रसिद्ध हुई होगी। अल-बिरूनी ने भारत की सामाजिक दशा, रीति रिवाजों, भारत के खान पान, वेशभूषा, उत्सव, त्योहार, आमोद प्रमोद अर्थात मनोरंजन के साधन, इन सब के बारे में अल-बिरूनी ने भारत में जो भी दिखा उसके बारे में विस्तार से लिखा है। इसके अलावा जो हमारा मुख्य बिंदु है जाति व्यवस्था के प्रति अल-बिरूनी के क्या विचार थे, तो जाति व्यवस्था का वर्णन करते हुए अल-बिरूनी ने लिखा है कि सबसे ऊंची जाति उसने ब्राह्मणों की बताई थी, क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंची जाति है वो ब्राह्मण जाति थी, जिसके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए। और वह जाति व्यवस्था के सिद्धांतों में धार्मिक ग्रंथों के बारे में जो है उल्लेख करता हुआ कहता है कि ब्रह्मा के सिर से जो उत्पन्न हुए हैं वो ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्रह्मा जो है प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है, और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति में सबसे चुनिंदा भाग है। इस कारण हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। यानी कि वो भारत की स्थिति का वर्णन कर रहा है, और हिंदू जाति में ब्राह्मण है वो सबसे ऊंचे माने जाते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ है। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैश्य आते हैं, तो वो क्षत्रिय जो कि शासन व्यवस्था को संभालते थे या नियंत्रण स्थापित करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। तो उसके बारे में जिसके बारे में अल-बिरूनी कहता है कि ब्रह्मा के कंधों से ये क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तीसरी जाति
जो है वर्ण है वो वैश्य बताया है। और उसके बारे में अल्बेरुनी कहता है कि उनका उद्भव ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ है। शूद्र जो कि चौथा वर्ण है, जिनका सृजन जो है ब्रह्मा के चरणों से हुआ है। अंतिम दो वर्गों के बीच में अल्बेरुनी के अनुसार ज़्यादा अंतर नहीं है, किंतु इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों और गांव में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। तो यहाँ पे अल्बेरुनी अपनी ये बात कहता है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित भेद तो मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है दो नीचे के जो दो वर्ग हैं जिसमें वैश्य और शूद्र, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नज़र नहीं आता। और वहीं शहरों और गांव में ये सभी जो है अलग अलग आवासों में मिलजुल कर ही रहते हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित कहने का तात्पर्य है। अब अल्बेरुनी के विचार जाति व्यवस्था की तुलना भी उसने भारत और फारस की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ से की है। अल्बेरुनी ने भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था को अन्य समुदाय के प्रतिरूपों की खोज के द्वारा समझने का प्रयत्न किया है या प्रयास किया है। उसने इस व्यवस्था की व्याख्या करने में भी अन्य समुदाय के प्रतिरूपों का आश्रय लिया। उसने भारत में विद्यमान वर्ण व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारस की सामाजिक व्यवस्था से करते हुए लिखा है कि प्राचीन फारस के समाज में भी घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षु, आनुष्ठानिक पुरोहित, चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक और शिल्पकार, ये चार वर्ण अस्तित्व में थे। यानी कि वो बताता है कि वर्ण व्यवस्था का जैसा रूप उसने भारत में देखा था, ठीक उसी से मिलते जुलते स्वरूप में फारस में भी ऐसी व्यवस्था विद्यमान थी, जिसमें उसने सबसे पहले तो जो है घुड़सवार वर्ग और शासक वर्ग को माना है। दूसरा उन्होंने भिक्षुक को भिक्षु यानी जो साधु सन्यासी वगैरह होते थे, धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित भिक्षु है, अनुष्ठानिक पुरोहित है। और फिर अन्य वर्गों में चिकित्सक, खगोल शास्त्री वगैरह माना है, और वैज्ञानिक और शिल्पकार वगैरह इनको भी उसने माना है। तो ये वहाँ पर मौजूद थे। इस प्रकार अल्बेरुनी ये स्पष्ट कर देना चाहता कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यानी ऐसा समाज ऐसा नहीं कि भारत में ही है, बल्कि हर जगह मौजूद है। इसके साथ साथ ही अल्बेरुनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम में इस प्रकार का कोई वर्ग विभाजन नहीं, उसके अनुसार कि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था, सभी मिलजुल कर रहना, और इस्लाम में इस प्रकार का कोई वर्ग विभाजन नहीं है। सामाजिक दृष्टि से सभी लोगों को समान समझा जाता था। उनमें भिन्नता केवल धार्मिकता के पालन के आधार पर विद्यमान थी, और उसके अनुसार कि धर्म के आधार पर या तो भिन्नता देखने को मिलती है, जैसे इस्लाम है, अरबी है, उसके आधार पे। और सबसे बड़ी बात है कि अल्बेरुनी ये कहता है कि वहाँ पे सभी लोगों को समान था, यानी वहाँ पे अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी कोई जो है कुरीतियाँ विद्यमान नहीं थी। और उसी के संदर्भ में अल्बेरुनी है वो अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार करता है। अपवित्रता यानी अस्पृश्यता, जो कि भारत के अंदर मौजूद था, कि निचली जातियां जो उस समय पहले की वर्ण व्यवस्था के तहत जो जातियां होती थी, उन्हें अस्पृश्य समझा जाता था, इन्हें स्पर्श के योग्य नहीं, या छुआछूत जैसी जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उस आधार पे अल्बेरुनी इसे उचित नहीं मानता, और वो कहता है कि उल्लेखनीय है कि अल्बेरुनी ने जाति व्यवस्था के संदर्भ में या संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को तो स्वीकार कर लिया, यानी उसने मान लिया कि चार वर्ण है, ब्रह्मा के मुख से या कंधों से और जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए, किंतु ये वह अपवित्रता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अनुसार कि कोई भी जाति या वर्ण है वो अपवित्र कैसे हो सकता है। उसकी मान्यता थी कि प्रत्येक वस्तु जो अपवित्र हो जाती वह अपनी पवित्रता की मौलिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न। तो यहाँ पर अल्बेरुनी ये समझाने का प्रयास करता है कि पवित्रता की मौलिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, यानी कोई भी वस्तु अपवित्र हो जाती है। मान लो कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बर्तन का, ठीक है, बर्तन का मान लो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े, तो जब भी जैसे बर्तन गंदा होता है तो क्या क्या करते हैं हम लोग, हम उसे साफ करते हैं, और पुनः बर्तन बर्तन की चमक वापस आ जाती है, वो साफ सुथरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से वस्त्र है, अगर वो भी गंदे हो जाते हैं तो वो भी हम धोकर दोबारा से उसे पहन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्बेरुनी इस बात को ये मानता है कि अगर प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मौलिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, कि हम उसे सही रूप में लाने का प्रयास करते हैं, तो वो वापस जो है काम में ली जा सकती है, इसमें उसे सफलता भी प्राप्त होती है। उदाहरण देते हुए इसने लिखा कि सूर्य हवा को शुद्ध करता है, और वो एग्जाम्पल भी दे रहा है प्रकृति का, कि सूर्य है वो हवा को शुद्ध करता है। समुद्र में विद्यमान नमक है पानी को गंदा करने से रोकता है, कि नमक क्या है, नमक है वो कीटाणुओं को उत्पन्न होने से रोकता है। और उसने अपने तर्क पर बल देते हुए कहा कि ऐसा न होने की स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता।
और उसका विचार था कि जाति व्यवस्था में विद्यमान अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के अनुकूल नहीं था। यानी कि उसके अनुसार कि प्रकृति में भी कुछ नियम बने हुए हैं कि प्रकृति कैसे शुद्ध रह सकती है, कैसे सही रह सकती है। तो सूर्य, नमक, इन सब का उदाहरण देता हुआ कहता है। तो जाति व्यवस्था के प्रति भी अल्बेरुनी ये कहता है कि अगर अस्पृश्य जाति है या कोई शूद्र है, और शूद्र को यहाँ पर अस्पृश्य समझा जाता था, उसके साथ छुआछूत का भेदभाव होता था, तो उसे समान दर्जा नहीं दिया जाता था। तो लेकिन वहाँ पर अल-बिरूनी ये कहता है कि शायद वो सुधार चाहता था, और इस आधार पे अल-बिरूनी ये कहता है कि जिस प्रकार से बर्तन शुद्ध हो सकता है, कोई भी चीज़ शुद्ध हो सकती है, कि ठीक उसी प्रकार से शूद्र अगर अपना जो है कार्य छोड़ देता है, और ऐसी स्थिति में जिसे वो मैला उठाना छोड़ देता है, वो मरे हुए पशु को उठाना छोड़ देता है, या जो भी है, तो इस प्रकार की स्थिति अगर वो त्याग देता है तो कुछ समय के बाद वो पवित्र हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसे शूद्र कहना या फिर उसे क्यों अस्पृश्य माना जाए, तो इस स्थिति में जो है अल-बिरूनी इससे सहमत नहीं था, और उसने इसमें सुधार करना की मंशा उसकी रही थी। तो हम मूल्यांकन के आधार पर ये कह सकते हैं कि इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि अल-बिरूनी ने कि जाति व्यवस्था संबंधी विवरण पर उसके संस्कृत ग्रंथों के गहन अध्ययन की स्पष्ट छाप थी। हमें याद रखना चाहिए कि इन ग्रंथों में जाति व्यवस्था का संचालन करने वाले नियमों का प्रतिपादन ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से किया गया था, और वास्तविक जीवन में इस व्यवस्था के नियमों का पालन न तो इतनी कठोरता से किया जाता था और न ही ऐसा किया जाना संभव था। यानी कि उसमें बताया तो था वर्ण व्यवस्था के अनुसार, लेकिन फिर भी सहज ये था कि वो बताता है कि चारों वर्ण एक ही गांव में, एक ही शहर में रहते थे, और जो कि सभी एक दूसरे पर आश्रित थे। उल्लेखनीय है कि अत्यंत व्यवस्था से परे, हालांकि वर्ण व्यवस्था के दायरे से बाहर थे, किंतु किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती थी। इस प्रकार प्राय सामाजिक प्रताड़ना के शिकार होते हुए भी आर्थिक तंत्र एक भाग थे, यानी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता का वृत्तांत सहायक है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो इब्न बतूता ने शहरों को देखा है, उसकी जीवन शैली को देखा है, तो उसका रेहला जो ग्रंथ है वो क्या कहता है? इब्न बतूता ने उपमहाद्वीपीय जो भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। यानी उसके अनुसार कि जो कुछ आगे बढ़ना चाहते थे या जिसके पास साधन था, कौशल यानी हुनर, ठीक है, व्यक्ति का स्वयं का हुनर जिसके अंदर था, और वो आगे बढ़ सकते थे, और उनके लिए भरपूर अवसर थे यहाँ शहरों के अंदर, भारतीय शहरों के अंदर। ये शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों और अभियानों से होने वाले विध्वंस के। यानी कि वो बताता है कि शहर काफ़ी समृद्ध थे, अच्छे थे उत्पादन की दृष्टि से, और विभिन्न प्रकार के रोजगार के संसाधन यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कभी कभी हालात ख़राब होते थे जब युद्ध वगैरह के अभियान होते थे, या बाहरी आक्रमण, या जो है युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होती थी। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें और चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, और इस हेतु वो एग्जाम्पल भी देता है, और वो देता है सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो दिल्ली का देता है कि दिल्ली एक शहर विशाल विशाल आबादी वाला भारत में सबसे बड़ा शहर था, जो कि काफ़ी सुंदर शहर था। इसके अलावा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जिसे अपनी राजधानी बनाई थी, जिसका नाम था, पहले दिल्ली था और उसके बाद वो दिल्ली से दौलताबाद उसने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर दी थी, तो उसने दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में, और उसके बारे में भी इब्न बतूता लिखता है कि ये भी कोई कम शहर नहीं था, वह आकार में दिल्ली को चुनौती देता था, यानी बड़ा शहर था। वस्तुतः इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। उसके अनुसार कृषि का अधिशेष उत्पादन ही वह मूलभूत आधार था जिसने शहरी जीवन शैली को गंभीर रूप से जो है प्रभावित किया। यानी कि शहरों के अंदर जो देहाती लोग या गांवों के इलाकों में जो लोग कृषि करते थे और अपना बचा हुआ शेष रखने के पश्चात जो अधिशेष यानी जो मुख्य रूप से बचा हुआ वो शहर की तरफ बेच लेते थे, और इस प्रकार से शहरी जीवन है वो इस अधिशेष के आधार पे जो है पूरी तरह से चलता था, और यही उनके रोजगार के साधन वगैरह थे। तो इस प्रकार से इब्न बतूता लिखता है। इसके अलावा इब्न बतूता ये कहता है कि अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि इब्न बतूता का वृत्तांत समकालीन शहरी शैली की सही जानकारी देने में हमारी सहायता करता है। तो शहर इस प्रकार से थे, दो शहरों के नाम आपको याद रखने हैं। जब 19वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, और उस समय तक पूरा भारतीय महाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था
जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों की यात्रा की और विद्वानों तथा शासकों के साथ समय उसने बिताया और शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति को काफ़ी नज़दीक से देखा और समझा। इन्हीं अनुभवों और ज्ञान के आधार पर उसने भारतीय शहरी जीवन शैली की तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया, जो अधिक तर्कसंगत जो है प्रतीत होता है। इब्न बतूता ने लिखा है कि भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बहुत बड़ी मांग थी और उसने शिल्पकारों और व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, महीने नहीं लिख सकते, महीन मलमल यानी कि बारीक मलमल कह सकते हैं, और कई महंगी किस्में इसके अंदर सम्मिलित थी, जिन्हें अमीर वर्ग, मुख्य रूप से धनाढ़े लोग इसको पहन सकते थे। इस प्रकार कृषि, विश्ववादी संस्कृति तथा व्यापार के ने समकालीन जो है शहरी केंद्रों की जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया था। तो विभिन्न प्रकार के बाजार यहाँ थे, विभिन्न प्रकार के शहर थे, शहरों के अंदर विभिन्न प्रकार के व्यापारी वगैरह थे और विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे यहाँ पर जो है चलते थे। और इनमें मखमल, साटन, जरी, रेशम, इन सब की बाहरी देशों में या अमीर जो है इनमें इनकी बड़ी मांग थी और अमीर या धनवान लोग हैं इनको पहन सकते थे, क्योंकि ये बहुत ही महंगे हुआ करते थे। तो इस प्रकार शहरी जीवन शैली में ये सारा जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि ये विशेषताएं शहरों की इब्न बतूता के अनुसार रही थी। यहाँ पर आपको एक ध्यान देना, मैंने इसे जो है गलत बोला है, ये 19वीं शताब्दी न करें, क्योंकि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा है वो 1332 से 33 में शुरू की थी, ठीक है, और 1354 में वो वापस अपने मुख्य स्थान घर की तरफ लौट आया था। तो ये 19वीं शताब्दी की जगह आप यहाँ पे 14वीं शताब्दी करें, ठीक है। फिर हमारा प्रश्न है कि चर्चा कीजिए कि बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम जो है या सहायता करता है। तो बर्नियर का जो वृत्तांत है या बर्नियर का जो ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो किस प्रकार से हमें भारतीय या ग्रामीण समाज के बारे में बताता है उसका वो हम समझ लेते हैं। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। निजी भू स्वामित्व का अभाव बताता है। यहाँ की कहने का मतलब है कि बर्नियर ये कहता है कि लोगों के पास अपनी खुद की भूमि नहीं हुआ करती थी, बल्कि सिर्फ जमींदार वर्ग के पास ही भूमि रहती थी। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और वो चाहता था कि हर व्यक्ति के पास भूमि होनी चाहिए, उसका मालिकाना हक उसके पास होना चाहिए। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसके अनुसार कि भूमि अगर व्यक्ति के स्वयं के पास नहीं होती तो भूमि की उत्पादन क्षमता जो उपजाऊपन है वो सीमित रह जाता है, क्योंकि उसके लिए लोग प्रयास नहीं करते हैं। उसे ये लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों में बांट दिया करता था, जिससे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम सामने आते थे। यानी उसके अनुसार की भूमि का मालिक है वो सम्राट ही हुआ करता था या उसके अमीर लोग इसके स्वामी होते थे, लेकिन साधारण लोगों के पास अपनी भूमि नहीं होती थी और इसके कारण साधारण लोग हैं वो प्रयास नहीं करते थे। और जब प्रयास नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था और समाज के लिए ये जो है अनर्थकारी स्थितियाँ वो सामने लाते हैं। इस प्रकार का अबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वर्णन में हमें ये सारा वृत्तांतों में मिलता है। अर्थात अन्य यूरोपीय यात्री या बाहर से आए हुए अन्य यात्रियों ने भी इन स्थितियों का वर्णन है वो किया है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। यानी कि यहाँ पे ये भी बताते हैं कि बर्नियर ये कहता है कि भूमि पर राजा या शासकों का अधिकार होता था, अमीर या जमींदार वर्ग का अधिकार होता था, और भू स्वामित्व के कारण जो भूधारक यानी जो इस जमीन को बोते थे, इस जमीन को जो है फसल उत्पादन करते थे यानी कृषक वर्ग, और वो इसमें सुधार का कोई प्रयास नहीं करते थे, क्योंकि भूमि पर उनका स्वामित्व नहीं होता था और उसे पता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तब भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये भूमि मुझे आगे से आगे मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाऊँगा, इसलिए वो प्रयास भी नहीं करते थे।
तो बर्नियर यही चीज़ हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने, उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। यानी इसलिए वो प्रयास नहीं करते, वो नहीं चाहते, वो उनके पास इतना होता ही भी नहीं था। और बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश यानी कुछ अच्छा कि कैसे और अधिक अत्यधिक उत्पादन किया जाए, उसके प्रति वो उदासीन रहते थे। उदासीन यानी वो कुछ करना नहीं चाहते थे। इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के धारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते थे। यानी उनके पास अपनी निजी भूमि नहीं होने के कारण ये लोग हैं उस भूमि के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाते थे, सिर्फ कार्य करते थे और उन्हें जो हिस्सा मिल जाता था वो उन्हें जो है रोजी रोटी के लिए, और बाकी सारा हिस्सा है वो राजा के पास चला जाता था। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति हुई। यानी भूमि खुद की नहीं होती थी तो राजा या शासकों के द्वारा है उत्पीड़न किया जाता था, किसानों से कर लिया जाता था और किसानों को परेशान किया जाता था। और यही वजह रही कि जो है फ्रांसवा बर्नियर ये कहता है कि समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाया, समाज कभी उच्च स्थिति तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि उनका शोषण अत्यधिक होता था, सिवाय शासक वर्ग के। यानी शासकों की स्थिति अच्छी थी। बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह से बना वर्णित करता है और उसके अनुसार कि भारतीय जो समाज है वो दरिद्र समाज था। और वहीं उसने ये भी बताया है कि जो मुगल शासक हैं वो ऐसे लगते थे, मुगल शासक और अधिकारी जैसे क्रूर और भिखारियों के राजा है वो दिखाई देते थे। बर्नियर अपनी ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन भी लिखता है। जो एक प्रकार अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते थे के द्वारा अधीन बनाया जाता था, तो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों जिनके पास भूमि नहीं होती थी वो उनको अपने अधीन बनाकर अपनी मन मर्जी से उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में उनसे काम लेते थे और उनका शोषण भी किया करते थे। बर्नियर ये भी लिखता है कि गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र का भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर लिखता है कि या तो व्यक्ति बहुत अमीर होता था या फिर बहुत ही गरीब, दो ही वर्ग यहाँ पर मौजूद थे। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई मध्यम वर्ग नहीं है, यानी कि मिडिल क्लास है ही नहीं, या तो बहुत अमीर है या फिर बहुत ही गरीब है। ये स्थिति के बारे में बर्नियर लिखता है। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को काफ़ी प्रभावित किया। बर्नियर ने जब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ लिखा और वो वापस अपने देश फ्रांस गया और वहाँ पर लुई 14वें को जब उसने अपना ये यात्रा वृत्तांत भेंट किया, लुई 14वें ने इसको जो है यूरोप की स्थिति को अच्छा देखते हुए इसका जो है अनुवाद भी करवाया और साथ में जो है इसका जो है इसे छपवाया। और उसके बाद बर्नियर का ये ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बहुत अधिक फेमस हुआ और उसकी कई प्रतियां जो है यूरोप के संपूर्ण यूरोप के अंदर बिकी और उसमें यूरोप की स्थिति को अच्छा बताया गया था इसलिए, और भारतीय या एशियाई देशों की स्थिति को कमज़ोर बताया गया था। और इस स्थिति को देखते हुए यूरोपीय के लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया क्योंकि यूरोप को काफ़ी सभ्य, सुसंस्कृत और अच्छा उठा हुआ देश है वो बताया गया था। एक एग्जाम्पल भी देता है, मतलब एक एग्जाम्पल हमें मिलता है कि फ्रांसीसी दार्शनिक जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। यानी प्राच्य निरंकुशवाद, देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी है तो कि प्राच्य निरंकुशवाद क्या है। प्राच्य निरंकुशवाद के अनुसार कि जो प्राचीन समय में निरंकुशता की शैली जिसमें राजा ही निरंकुश होता था या राजा सर्वेसर्वा होता था, सर्वोच्च होता था और वो अपने मन मर्जी से जनता के ऊपर अपना अत्याचार भी करता था, तो ठीक वही स्थितियां बर्नियर यहाँ बताना चाहता है। और फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू भी इसके बारे में विवरण करता है और उसके अनुसार कि एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते, निर्बाध यानी बिना किसी रुकावट के, यानी अब वो अपनी मन मर्जी से जनता के ऊपर कर लगाते थे, जनता का शोषण करते थे, उसका उपभोग करते थे। तो यहाँ पर प्राच्य निरंकुशवाद की स्थिति को बताया कि निरंकुशवाद की चरम सीमा यहाँ पे जो है इस स्थिति को बताते हैं और मुगल कालीन स्थिति में भी ऐसा ही वर्णन है वो बताया जा रहा है। इसकी तुलना है वो उससे कर रहे हैं जो है मॉन्टेस्क्यू। इसके अलावा जो है प्रजा को दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। यहाँ पर यह है कि हमेशा उन्हें गुलाम बनाकर और गरीब ही रखा जाता था ताकि किसी भी प्रकार का कोई विरोध न हो। इस तक का आधार ये था कि सारा भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है बर्नियर है वो देता है। लेकिन यहाँ पर जो है आगे और कहता है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। यानी गरीबों के पास कोई धन धान्य नहीं था, मुश्किल से उनका गुजारा ही चलता था। कार्ल मार्क्स जो कि दार्शनिक है ये कहते हैं
कार्ल मार्क्स ने यहाँ तक कि कह दिया कि भारत और अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। यहाँ पे उपनिवेशवाद से पहले, उपनिवेशवाद यानी जब तक भारत गुलाम नहीं बना था या दूसरे राष्ट्रों ने अपने जो है एशियाई देशों को जब तक अपना उपनिवेश नहीं बनाया था, तब तक की स्थितियाँ ये थी कि यहाँ पर अधिशेष का अधिग्रहण यानी कि किसानों के पास जो भी बचता था वो भी पूरा का पूरा राज्य के द्वारा ले लिया जाता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त और समतावादी ग्रामीण समुदाय से बना था। यानी कि स्वायत्त यानी अपनी मनमर्जी से चलने वाला और स्वयं फैसले लेने वाला, और समतावादी ग्रामीण समुदाय यानी एक जैसे ही सभी लोग ग्रामीण समुदाय के लोग थे और उन्हीं से उनको जो मिलता था पैसा या फसल वगैरह, उसी से ये वर्ग है वो बना था। इन ग्रामीण समुदाय पर राज्य के दरबार का नियंत्रण होता था, यानी सरकार या जो शासक का नियंत्रण होता था। और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्ता का सम्मान किया जाता था। यानी ये किसान समय समय पर पूरा टैक्स देते थे, या जो राज्य के द्वारा निर्धारित जो है हिस्सा है ज़मीन का, जो भी आधा या 1/3 या जो भी है वो अगर वो राज्य को देते रहते थे, तब तक तो उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होता था। लेकिन जब बंद हो जाता था तो उनके ऊपर जो है अत्याचार वगैरह होता था। ये एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी, यानी सबको पता है कि ये इसी प्रकार से उनको देना है या राज्य को एक रकम या एक फसल का हिस्सा देना है। तो ये सभी लोग इसी प्रक्रिया से गुजरते थे, तो इसमें कोई जो है विशेष बदलाव इसमें कोई दिखाई नहीं देता था। ग्रामीण समाज का ये चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। तो भारतीय इतिहासकार इसके बारे में ये कहते हैं कि बर्नियर का ये विवरण है वो उचित नहीं था, बल्कि जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी में ऐसे कई समाज थे या ऐसे कई समूह थे जिसमें विभेद देखने को मिलता है। यानी समाज के अंदर आर्थिक तौर पर यानी पैसा, धन, धान्य सब कुछ बहुतों के पास मौजूद था। और वहीं एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे। दूसरी और अस्पृश्य भूमि विहीन मजदूर थे। ठीक है, भूमि विहीन यानी जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि बलाहार क्या है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी बोर्ड एग्जाम में। तो बलाहार से तात्पर्य है श्रमिक या भूमि विहीन श्रमिक, जिसके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती उसे बलाहार भी कहा गया है। इन दोनों के बीच बड़ा किसान था जो किराए पर श्रम का उपयोग करता था। यानी बड़े किसानों के पास उनके जो है भूमि होती थी और वो भूमि के मालिक हुआ करते थे, ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं। और माल उत्पादन में संलग्न रहता था, यानी वो अधिक से अधिक कृषि उत्पादन करता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। छोटे किसान जो दूसरों की भूमि के ऊपर खेती बाड़ी किया करते थे और वो जो है इतना ही उत्पादन कर पाते थे कि उनका गुजारा है चल पाए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बर्नियर का वृत्तांत समकालीन ग्रामीण समाजों के पुनर्निर्माण में इतिहासकारों की अधिक सहायता नहीं करता है। उसका मुख्य कारण ये है कि उसका भारत संबंधी विवरण पक्षपातपूर्ण था, कि इतिहासकार इसको पूरी तरह से सही नहीं मानते क्योंकि उसने पक्षपात को बीच में लेकर है वो अपना विवरण लिखा है, निष्पक्षतापूर्ण नहीं लिखा है। द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, जिसमें भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में जो है वर्णित किया है। यानी भारत को बिल्कुल यूरोप से उल्टा बताया गया है। यूरोप को बहुत अच्छा बताया है बर्नियर ने और वहीं भारत को बहुत ही बुरा देश बताया है। बर्नियर का मुख्य उद्देश्य पूर्व और पश्चिम का तुलनात्मक अध्ययन करना था। परिणाम स्वरूप उसके द्वारा भारत का अल्प विकसित और पूर्व के रूप में चित्रित किया गया। यानी भारत को उसने अल्प विकसित, बहुत ही कम जो है विकसित पूर्व का देश माना है। और इस प्रकार से बर्नियर ने अपना विवरण है वो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में उसने पूर्व और पश्चिम की तुलना में भारत को इस प्रकार बताया है। फिर प्रश्न है कि बर्नियर से लिया गया एक उदाहरण है और वो बताता है कि ऐसे लोगों द्वारा तैयार सुंदर शिल्प कारीगरी के बहुत उदाहरण हैं जिनके पास औजारों का अभाव है, जिनके विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी निपुण कारीगर से कार्य सीखा है। कभी कभी यूरोप में तैयार वस्तुओं की इतनी निपुणता से नकल करते हैं कि असली और नकली के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। अन्य वस्तुओं में भारतीय लोग बेहतरीन बंदूकें भी बनाते हैं और सुंदर स्वर्ण आभूषण बनाते हैं। संदेह होता है कि कोई यूरोपीय स्वर्णकार कारीगरी के इन उत्कृष्ट नमूनों से बेहतर बना सकता है। मैं अक्सर इनके चित्रों की सुंदरता, मृदुलता और सूक्ष्मता से आकर्षित हुआ हूँ। तो यहाँ पर बर्नियर जो है वो विभिन्न शिल्पकार समूह के लोग हैं, चित्रकार वर्ग के लोग हैं और विभिन्न प्रकार के और अन्य कार्य करने वाले लोगों
के जो उत्कृष्ट बेहतर नमूनों को जब उसने देखा तो वो उसकी और पूरी तरह से आकर्षित हुआ। उनके द्वारा अलिखित शिल्प कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए तथा इसकी तुलना अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से कीजिए। कि उसने कई शिल्प कार्यों के बारे में बताया है और लेकिन उसने लिखा नहीं है, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कार्य कौन से होंगे और वो कौन कौन सी गतिविधियाँ जो शिल्प कार्य के रूप में करते होंगे। शिल्प कार्य यानी हाथों से कार्य करना। प्रस्तुत उदाहरण से पता चलता है कि बर्नियर की भारतीय कारीगरों के विषय में अच्छी राय थी, यानी वो भारतीय कारीगरों के बनाने के हुनर या कौशल से प्रभावित था। उसके मतानुसार भारतीय कारीगर अच्छे औजारों के अभाव में भी कारीगरी के प्रशंसनीय नमूने बनाते थे। यानी कारीगरों के पास पूरे औजार नहीं थे, उपकरण नहीं थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सुंदर कार्य करते थे। वे यूरोप में निर्मित वस्तुओं की इतनी कुशलतापूर्वक नकल करते हैं कि असली और नकली में अंतर कर पाना मुश्किल है। यानी कारीगर इतने कुशल और कौशल से भरे होते थे कि वो किसी भी चीज़ को एज इट इज़ बना सकते थे, यानी हूबहू उसको करा लेते थे और असली नकली का फ़र्क भी पता नहीं चलता था। बर्नियर भारतीय चित्रकारों की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित हुआ था, यानी ऐसे चित्रकार यहाँ पर मौजूद थे और भारतीय चित्रों की सुंदरता, मृदुलता और यानी एक मधुरता जो उसके अंदर दिखती थी और सूक्ष्मता, यानी बहुत बारीकी से चित्र बनाए जाते थे बिल्कुल रियलिटी के अनुसार। और उसका जो बनाने के ऐसे ऐसे चित्रकार थे जिनके चित्र बनाने के तरीकों से वो आकर्षित हुआ। इस उद्धरण में बर्नियर ने बंदूक बनाने और स्वर्ण आभूषण बनाने, बंदूक जो कि औजार के रूप में या हथियार के रूप में हम कह सकते हैं, और स्वर्ण आभूषण यानी कि उस समय शासकों के दो धनी वर्ग के लोगों के द्वारा सुंदर सुंदर आभूषण पहने जाते थे। और ऐसे शिल्पकार थे तथा चित्रकारी जैसे शिल्पी की विशेष रूप से प्रशंसा की है। तो ये अलिखित शिल्प कार्य अगर हम देखें तो ये जो है मिलते हैं। इसके अलावा जैसे कौन कौन से कार्य जो लोग थे जो इस कार्य में करते थे, तो उसके अनुसार बढ़ई है, लोहार यानी लोहे का काम करने वाला, बढ़ई यानी कि लकड़ी का काम करने वाला, जुलाई यानी जो है सूत काटने वाला, रुई काटने वाला, कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, घड़े बनाने वाले, खरादी जो है बेचने वाला, खरीदने वाला, वो और प्रलाक्षा रस को रोगन लगाने वाले। अब प्रलाक्षा रस से तात्पर्य है लाख, लाख को पिघला कर जो है लाख जो कि जिससे चूड़ियाँ वगैरह बनती है उसको पिघला कर उसको कलर के रूप में रोगन लगाना, यानी कलर के रूप में पेंट करने वाले कारीगर भी हुआ करते थे। और कसीदाकार दर्जी होता था जो कसीदा करना, कढ़ाई करना, जूते बनाने वाले, चमार वगैरह, रेशमकारी और महीन मलमल का काम करने वाले, और अनेक वास्तुविद जो कि संगीतकार और सुलेखक भी होते थे। वास्तुविद यानी भवन निर्माण की कला में कुशल होते थे, संगीतकार यानी अच्छे कंठ वाले गायक वगैरह, और सुलेखक अर्थात यानी सुंदर राइटिंग में लेखन कार्य करने वाले। तो ये ऐसे कई लोगों के बारे में जो शिल्पकार से संबंधित है उनके बारे में विवरण जो है लिखता है, और ये ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि ये लोग रहे होंगे। प्रस्तुत उद्धरण में बर्नियर ने लिखा है कि भारतीय कारीगर औजार और प्रशिक्षण के अभाव में भी कारीगरी के प्रशंसनीय नमूने प्रस्तुत करने में सक्षम थे। यानी इनके पास चीज़ों का अभाव था, लेकिन इनका हुनर, इनकी कुशलता इतनी अधिक प्रभावी थी कि वो छोटे से छोटी चीज़ को भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाते थे। अगर इनको ये सारा अभाव नहीं होता इनके पास, या इनको ये सारे उपकरण औजार उपलब्ध होते इनके पास, तो वो बहुत अच्छे कलाकार बन सकते थे या वो नामचीन होते। अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से पता चलता है कि कारखानों अथवा कला कार्यशालाओं में कारीगर विशेषज्ञों की देखरेख में कार्य करते थे, और साथ में कारखानों में भिन्न भिन्न शिल्पियों के लिए अलग अलग कक्ष थे। वो एक ही कार्य से करने वाले लोग, जैसे लोहारों का लोहे से संबंधित कार्य करने वाले सभी लोहार एक जगह, चित्रकारी से संबंधित कार्य करने वाले सभी चित्रकार जो है एक ही हॉल में बनाते थे। इसी प्रकार से आभूषण बनाने वाले सभी सुनार का कार्य करने वाले एक ही बड़ा हॉल में जैसे कार्य करते थे। तो यहाँ पर ये कि उनके भिन्न भिन्न अलग अलग जो है स्थान होते थे जहाँ ये प्रतिदिन सुबह काम करते थे। शिल्पकार अपने कारखाने में प्रतिदिन सुबह आते थे और पूरा दिन यहाँ कार्य करने में व्यस्त रहते थे। तो ये मुगल कालीन बता रहा है कि यहाँ पे लोग हैं जो इन कार्यों से जुड़े होते थे, वो आते थे और उनका रोज़मर्रा का यही जीवन चलता था और पूरा दिन अपने कार्य करने में व्यस्त रहते थे। वही शाम होने पर अपना ठेला लेकर अपने घर की तरफ चले जाते थे। बर्नियर ये लिखता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सारा का सारा इनका जो मेहनताना है वो मुगल खजाने में चला जाता था। इनकी स्थिति में कोई सुधार है वगैरह नहीं दिखाई देता था।